Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful platform biology with Jashan पहुंचा तो yes आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और आज के इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं लास्ट लेक्चर की एनसीईआरटी रीडिंग और आगे का स्टार्ट करेंगे विद माइटोसिस और माइटोसिस कंप्लीट कर देंगे। माइटोसिस के अंदर सिर्फ हम एमफिस चालू करेंगे आज, ठीक है। एमफिस स्टार्ट करेंगे और हम अपना ये काइरोकाइनेसिस खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोकाइनेसिस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ द लास्ट लेक्चर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? तुमको तो ये पता ही रहेगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लार्ज से लार्ज ऑर्गेनिज्म क्यों ना, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर सिंगल सेल डिवाइड करके क्या बना देता है, फुल बॉडी बना देता है। You may wondered how a single cell then goes on to form such large organism. Growth and reproduction are the characteristics of the cell. क्या growth and reproduction are the characteristics of the cell needed of all living organism. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to the two daughter cells. जितने भी cells हैं, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to the two daughter cells. Each time they divide, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, give rise to the new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. फिर बात करते हैं किसकी, सेल साइकिल की। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल, जब भी डिवीजन होता है सेल का, तब डीएनए का रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस. All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells connecting intact genome. ठीक है, जो भी ये सब है, सेल डिवीजन, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सेल ग्रोथ, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। कैसे होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन, जैसे कि करेक्ट डिवीजन हो एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल and eventually divide into the two daughter cells is termed as cell cycle. All through cell growth in terms of cytoplasm. हाँ, क्या होता है सेल का, ये सब लास्ट लेक्चर में हमने लिख के किया हुआ है। ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में सब लिख के की हुई है। आज सिर्फ उसकी रीडिंग हो रही है और तुम्हारा रिवीजन भी हो रहा है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख के आओ, ठीक है। ऑल थ्रू सेल ग्रोथ मतलब जैसे कल मैंने फर्स्ट में बताया था, क्या होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। तो ऑल थ्रू सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसाइज occur only during one specific stage in the cell cycle. The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under the genetic control. और ये जो भी सब चीज़ें होती है सब किसके अंदर होती है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है, ठीक है।
फिर बात करते हैं किसकी, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अगर मेरा एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो, ठीक है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, a, a typical eukaryotic cell cycle is instituted by human cell। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, human cell in culture। these cell divide one cell approximately every 24 hours। जो human cell है वो डिवाइड होता है हर 24 घंटे में। However, this duration of the cell cycle can vary। duration जो होती है सेल साइकिल की वो वेरी करती है सेल बाय सेल, वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। यस, जैसे कि अभी ईस्ट है, ईस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये कितना टाइम लेता है, ये 90 मिनट्स लेता है। कितना लेता है, 90 मिनट्स लेता है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। अभी जो सेल साइकिल है इसको दो बेसिक फेजेस में हमने डिवाइड किया है। किसमें, इंटरफेज में और एम फेज में, माइटोटिक फेज में। जो एम फेज है, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज when the actual cell division or mitosis occur, जहाँ पे actual cell division और mitosis होता है। and the interface represent the phase between two successive M phase। It is significant to note that in 24 hours, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, दैट इन 24 आवर्स, जो ह्यूमन सेल है वो 24 घंटा रहता है, तो 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। मतलब 24 घंटे में से 1 घंटे में सिर्फ डिवीजन हो रहा है, बाकी के 23 घंटे काम पे दे रहा है, इंटरफेस में दे रहा है। ये सब हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95%। जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस जहाँ पे G1S G2 फेज आ रहा है इंटरफेस, वहाँ पे 95% से ज़्यादा टाइम लग जाता है, 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। जो एम फेज है वो किससे स्टार्ट होता है, विद द न्यूक्लियर डिवीजन कोऑर्डिनेटिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेस थ्रू कॉल्ड अ रेस्टिंग फेज। हाँ, इंटरफेस में सेल डिवाइड तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सब काम कर रहा है, तो इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। इन द टाइम ड्यूरिंग विद द सेल इज प्रिपरेशन। सेल क्या कर रहा है, खुद को तैयार कर रहा है, किसके लिए, फॉर डिवीजन, बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन in an orderly manner। The interface is divided into the three feature phases G1 S G2। जो इंटरफेस है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है मेरा, G1 S और G2। देखो अब शायद से तुमको क्लियर नहीं दिखता रहेगा, क्योंकि इसका जो फॉन्ट है वो बहुत छोटा है, तो प्लीज अपना एनसीईआरटी लेके बैठो। हाँ, एनसीईआरटी लेके बैठो और मेरे साथ साथ रीडिंग करो। फिर बात करते हैं किसकी, G1 की। G1 फेज करस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशियल, और क्या होता है, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 में सेल कैसा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। G1 में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, क्योंकि रेप्लिकेशन का काम कहाँ आएगा, एस में। एस और सिंथेसाइज फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन टेक, जहाँ पे डीएनए का क्या होगा, सिंथेसाइज होगा और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। If the initial amount of the DNA is denoted as a 2C, then it becomes an increase to 4C। However, there is no increase in the chromosome number। क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होगा, डीएनए का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। If the cell had diploid or 2n number of chromosome in G1, even after the S phase, the number of the chromosome remain the same, that is 2n। Yes. In animal cell during the S phase, animal cell में क्या होता है, in animal cell during S phase
DNA replication begin in a nucleus. एनिमल सेल में इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट हो जाता है और जो सेंट्रियोल है एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. ड्यूरिंग द G2 फेज, G2 में क्या होता है, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड in preparation for mitosis while the cell growth continues. In some cells in an adult animal do not appear to exhibit division, है ना. अभी कुछ सेल्स होते हैं एडल्ट एनिमल्स में जो कि डिवीजन नहीं करते हैं. क्या नहीं करते हैं? डिवीजन नहीं करते हैं. कुछ हमारे अंदर सेल्स हैं जो डिवीजन नहीं करते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि हार्ट सेल. कौन? हार्ट सेल. एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओकेशनली, सिर्फ ओकेशनली डिवाइड करते हैं जब जरूरत होती है तब. हैज नीड टू replace cell that have been lost because of injury or cell death. These cells do not divide further. ये आगे further नहीं आते हैं, वो exit कर देते हैं G1 फेज को. क्या कर देते हैं? G1 फेज को exit कर देते हैं और कहाँ पे हो जाते हैं? enter. G1 फेज को exit कर दिया और enter the inactive stage जिसको हम लोग बोलते हैं quiescent stage, G0 phase of the cell cycle. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate. metabolically active रहता है लेकिन आगे proliferate नहीं करता है unless called on to do so depending on the requirement of the organism. In animals mitotic cell division is only seen in the diploid. अभी ये मैं लिख लिख के भी सिखाऊंगा तुमको, लेकिन उससे पहले रीड कर लेते हैं क्या बोलते हैं. देखो क्या बोलता है, देखो. हाँ, इन एनिमल्स, अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड स्टोमेटिक सेल्स. एनिमल्स की अगर बात करें तो इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन, किस में देखने को मिलेगा? इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड स्टोमेटिक सेल्स. However, there is few exception. अब few exception भी है. So these were exceptions भी है. These were haploid cells divide by mitosis. ऐसे कुछ haploid cells भी है जो कि mitosis कर रहे हैं. For example, honeybee. Against this, the plants can show mitotic division in both. लेकिन plants में mitotic division दोनों में देखने को मिलेगा, haploid हो या फिर चाहे diploid हो. From your recollection of examples of alternative of generation in plant, identify. ठीक है. फिर हम अब आगे की बात करते हैं. अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी? एनिमल्स की. जो हमने लास्ट पैराग्राफ देखा ना, अभी उसको ही देखते हैं अच्छे से. ठीक है. हाँ, अगर मैं बात करूं किसकी? एनिमल्स की. किसकी बात करें? एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल में क्या होता है? माइटोसिस अकर इन डिप्लॉइड. एक सेकेंड यार, स्वेटिंग अच्छे से देखता हूँ. अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो माइटोसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल्स. माइटोसिस का आकर होता है, माइटोसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल्स. लेकिन एक्सेप्ट ड्रोन क्या है? ये अपना मेल हनीबी को ड्रोन बोलते हैं, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है? N16. ठीक है. ये करते हैं माइटोसिस करते हैं. ये क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं. माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल. ठीक है. तो ये एक्सेप्शन है.
और इधर ही मैं अगर प्लांट्स की बात करूँ, किसकी, प्लांट्स की बात करूँ, है ना, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, इसमें दोनों आएगा, माइटोसिस, माइटोसिस दोनों में होंगे, चाहे वो हैप्लॉइड हो, हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो, दोनों में शो होएगा क्या, माइटोसिस। लेकिन एनिमल सेल की अगर बात करेंगे तो एनिमल सेल में माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉइड के अंदर शो होएगा, एक एक्सेप्शन है, हनी बी बोल सकते हैं, हनी बी इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, हनी बी, हनी बी क्या है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, तो हनी बी इसका एक्सेप्शन है। लेकिन प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो माइटोसिस हैप्लॉइड में भी होगी और डिप्लॉइड में भी होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अभी प्लॉइड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी, क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या कंडीशन होती है, 2n कंडीशन होती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसका मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो समझो ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, ये उसका पेयर 1 डैश, क्रोमोसोम नंबर 2 ये उसका पेयर 2 डैश, क्रोमोसोम नंबर 3 ये उसका पेयर 3 डैश। तो एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मदर से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट, मैटरनल, मैटरनल, और एक फादर से आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्नल, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 23 मदर से और 23 फादर से, तो ऐसे करके आती है। फिर 2n कंडीशन बनती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स। अगर वन सेट है, अगर वन सेट है किसका, क्रोमोसोम्स का, अगर वन सेट है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, जो कि होती है एन कंडीशन, ठीक है, जो कि होती है एन, हैप्लॉइड। अगर एक ही सेट है तो क्या बोलेंगे इसको, हैप्लॉइड। जैसे कि देख लो अभी ये थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, सभी समझो, ये क्या है, क्रोमोसोम है, तो ये सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है ना, क्या है ये, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, तो इसकी कंडीशन क्या है, सिर्फ एक ही सेट है, तो ये है एन, और एक ही क्रोमेटेड है तो आ जाएगा सी। अब अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसा ऐसा वाला कंडीशन है, तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है तो आ जाएगा एन, लेकिन ये हो जाएगा 2C, क्योंकि इसमें 2 क्रोमेटेड है ना, इसमें सिर्फ एक ही है तो इसके लिए C, इसमें 2 क्रोमेटेड है तो 2C, बाकी क्रोमोसोम एक है तो ये भी एन, ये भी एन, सिंपल। फिर दूसरा कंडीशन देख, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, तो 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है ना, 2 क्रोमोसोम, तो ये हो जाएगा तेरा 2n और 2n, 2n हो गया, क्या हो गया ये, 2n हो गया, और ये और एक ये, तो ये हो गया है 2C। फिर दूसरा दे, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, तो ये क्या कंडीशन हो गया, 2 क्रोमोसोम है, 2n, लेकिन क्रोमेटिन देख 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4C। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम, प्लॉइडी का लेवल निकालते हैं, ठीक है। तो प्लॉइडी में ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी। ह्यूमंस की बात करें तो इसमें 2n कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, 2n कंडीशन होती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर है। अगर एक सेट है क्रोमोसोम का, सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एन, हैप्लॉइड कंडीशन है। जैसे कि ये सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, क्या है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, एन कंडीशन, एक ही क्रोमेटेड है, सी। ये क्या है, ये एक ही क्रोमोसोम है, पेयर नहीं है ना, एक ही क्रोमोसोम है तो एन हो जाएगा, लेकिन 2 क्रोमेटेड है 2C। अब ये देख, ये तेरे 2 क्रोमोसोम है, 2 है ना, पेयर है तो 2n, और 2 है इसका एक, ये एक, तो हो गया 2C। फिर ये देख यहाँ पे भी तेरा पेयर है
तो ये हो जाएगा 2n, बाकी 1 2 3 4 और 4c। तो ऐसे करके हम प्लॉइडी लेवल निकालते हैं। ठीक है, फिर आज का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है जिसका नाम है माइटोसिस। क्या नाम है? माइटोसिस। फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक से, माइटोसिस। अब ये जो माइटोसिस है ये कौन दिखाता है? ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, जितने भी सेल्स है ना हमारे बॉडी में, जितने भी सेल्स है, ऑल सेल्स सब दिखाते हैं। ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, ऑल सेल्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट, ऑल सेल्स सब सेल दिखाएंगे लेकिन एक्सेप्ट गैमेट, एक्सेप्ट कौन नहीं दिखाएगा? एक्सेप्ट गैमेट ऑफ मदर सेल। ठीक है, ये नहीं दिखाते माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, समझो ये एक सिंगल सेल है ना? क्या है ये क्या है? सिंगल सेल है। ये डिवाइड करके क्या बना देगा? इसका माइटोसिस हो जाएगा। और ये क्या बना देगा? 2n। ठीक है। हाँ, अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आता है स्पर्म, एक आता है ओवम, दोनों का फ्यूजन होकर क्या बन जाता है? जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। फिर जाइगोट से क्या बनता है? फीटस, है ना? तो मतलब एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। किससे बन रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कैसे हो रहा है ये पूरा काम? माइटोसिस। माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इसमें क्लीवेज। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो जाइगोट्स का माइटोसिस होके 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 क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। और इस माइटोसिस को क्या बोलते हैं? हम क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, हाँ। फिर अगर मैं बात करूँ इंटरफेस की, किसकी? इंटरफेस की। तो इंटरफेस में क्या था? इंटरफेस में क्या था? G1, फिर G1 से S, फिर S से G2, फिर वहाँ से M फेस, है ना? ये कंडीशन था। G1 में क्या कंडीशन था तेरा? G1 में तेरा सिर्फ एक ही था, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जो कि क्या था? 2n एंड ये 2c। फिर S में क्या हो गया? S में तेरा ये कंडीशन हो गया, हाँ, जो कि क्या था? 2n 4c। फिर G2 में क्या हो गया तेरा? G2 में क्या हो गया? G2 में भी तेरा यही रहेगा, है ना? G2 में भी तेरा यही रहेगा। फिर आते हैं हम M फेज में। M फेज में क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अभी एक एक फेज को एकदम डिटेल में अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्टेज जिसका नाम है प्रोफेज। क्या नाम है? प्रोफेज। प्रोफेज भी दो में डिवाइडेड है, एक अर्ली प्रोफेज, एक अर्ली प्रोफेज और एक है मेरा लेट प्रोफेज। ठीक है, तो उसमें भी दो होते हैं। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अर्ली प्रोफेज की बात करेंगे। मैं ये अपने नोट्स ये मैं एक सेकंड, ये क्या आ गया? हाँ, ये मैं अपने नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ये मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा ऑन माय व्हाट्सएप चैनल जशन पहुजा बायोलॉजी। ठीक है, हम इसमें से सीखते हैं। और जब तुम ये नोट्स को और अपनी एनसीईआरटी को मैच करोगे ना, एकदम मस्त, सेम टू सेम, सब कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब बात करते हैं किसकी? अर्ली प्रोफेज की। अर्ली प्रोफेज की बात करते हैं। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में क्या क्या आता है? अर्ली प्रोफेज बोले तो बिगिनिंग, मतलब स्टार्ट ही हुआ है बस। ठीक है, बिगिनिंग। इसमें क्या होता है? इनिशियल कंडेंसेशन
एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा सीधा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन पेन पैड. initial initial uh, initiation of condensation of chromosome. Initiation of condensation of chromosome. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, कंडेंसेशन होता है किसका, क्रोमोसोम का. कंडेंसेशन होता है किसका, क्रोमोसोम का. किसका कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम का. अगर मैं बात करूं इसके सेल की, समझो ये क्या है, इसका सेल है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं. ठीक है, ये क्या है, इसका सेल है, और ये उसके अंदर न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है. कैसा प्रेजेंट है ये, ऐसा. ठीक है, तो ये ऐसे प्रेजेंट है. तो इसका तो बोल रहे हैं इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होएगा, लेकिन जब इसका कंडेंसेशन हो रहा है ये कैसे प्रेजेंट है, एंड्स ऑफ chromosomes ends of chromosomes are not distinct. ठीक है. अब तक ये कैसा है, ऐसे पूरा ऐसे गुच्छा गुच्छा है, पूरा ऐसे गुच्छा गुच्छा. कैसा है ये, एकदम ऐसे गुच्छा गुच्छा है. कैसा प्रेजेंट है ये, पूरा ऐसे गुच्छा है ना, ऐसे गुच्छा गुच्छा प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉल ऑफ वूल. बॉल ऑफ वूल इसके जैसा प्रेजेंट है, बॉल ऑफ वूल. फिर क्या होगा इसमें, आएंगे हमारे सेंट्रोमियर. कौन आएंगे, सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोजोम moves to opposite पोल. ठीक है, जो सेंट्रोजोम है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे किधर, अपने ऑपोजिट पोल पे. क्या करेंगे, वो मूव करेंगे टू ऑपोजिट पोल. फिर वहां से क्या आएगा, रेज विल स्टार्ट कमिंग. फिर वहां से हमारी रेज आना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रल रेस. क्या बोलेंगे, एस्ट्रल रेस. ठीक है, क्या बोलेंगे, एस्ट्रल रेस. फिर पेयर ऑफ apparatus क्या बना देगा, माइटोटिक apparatus बना देगा. पेयर ऑफ apparatus क्या बना देगा, माइटोटिक apparatus बना देगा. ठीक है. फिर बात करते हैं किसकी, लेट प्रोफेस की. किसकी, लेट प्रोफेस. लेट प्रोफेस में क्या होता है, सेंट्रियोल मूव्स टू द ऑपोजिट पोल. जो सेंट्रियोल थे वो अब कहाँ पे मूव कर लेंगे, ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर लेंगे. सेंट्रियोल मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स. ठीक है, जो सेंट्रियोल्स थे वो अपने ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर लेंगे. फिर वहां से हमारी स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड. फिर वहां से स्पिंडल फाइबर बनने लगेगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस
सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका मैं फाइनल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है मेरा सेल, ठीक है, इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये क्रोमेटेड प्रेजेंट है, ठीक है। जो सेंट्रोइड्स थे वो अपोजिट पोल पे मूव कर लिए और ये क्या बना रहे हैं, फिर क्या बना रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था अपना प्रोफेज के बाद। फिर दूसरी बात करते हैं किसका, मेटाफेज। एक बार सब कर लेते हैं, फिर मैं फिर से सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, मेटाफेज की। तो मेटाफेज में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन of nuclear membrane, या फिर एनवलप, ठीक है। और इसमें देखो क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम किधर मिलेगा, देखो साइटोप्लाज्म में देखो क्रोमोसोम मिलेंगे। फिर इन क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, अरेंज एट सेंटर एट इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाफेसिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेसिक प्लेट। फिर इसका डायग्राम बनाओ। अरे यार फिर ये मेरा एक क्रोमोसोम है और ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रियोल, ये क्या है, सेंट्रियोल। इधर से क्या आ रही है, स्पिंडल फाइबर्स आ रही है, क्या आ रही है, स्पिंडल फाइबर्स आ रही है ना। और ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैक है, इसके काइनेटोकोर में। क्या किधर लग रही है, ये इसके काइनेटोकोर में लग रही है। कहाँ पे लग रही है, काइनेटोकोर में। और ये मेटाफेसिक प्लेट में अरेंज है, एक मेटाफेसिक प्लेट में अरेंज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो इधर क्रोमोसोम क्या होते हैं, मोस्ट कंडेंस, कैसे रहते हैं इधर, मोस्ट कंडेंस और मोस्ट थिक। मोस्ट कंडेंस रहते हैं और कैसे रहते हैं, मोस्ट थिक रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस ये एक चीज़ लिख देना कि ये क्या है, जहाँ से मेरी सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आ रही है और कहाँ पे अटैच हो रही है, काइनेटोकोर में, ठीक है। तो ये याद रखना। इस स्टेज में मोस्ट कंडेंस एंड मोस्ट थिक। और इधर अगर बात करें तो ये बेस्ट स्टेज है, किसके लिए, बेस्ट स्टेज टू स्टडी बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। बेस्ट स्टेज है ये मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितनी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर, हर एक से दो दो निकल रही है ना, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, देख इधर, ये देख, एक इधर से आई, एक इधर से आई, तो दो है। और ऐसे 46 क्रोमोसोम है,
46 क्रोमोसोम है और दो दो आ रही है, एक क्रोमोसोम में से एक ऊपर से एक नीचे से, तो इंटू 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 92। तो टोटल नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितनी है 92। अब मेरे को कुछ स्लाइड्स ऐड करनी पड़ेगी, मेरे को स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, कुछ टाइम दो बस, है ना। तो एक सेकेंड, हाँ कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं यार पहले। और बताओ कैसे चल रही तुम्हारी तैयारी, अच्छी ना। पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, बस कुछ टाइम है अब और, है ना। कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। बस अभी और एक दो टॉपिक ही बचे हुए हैं फिर हो जाएगा, फिर हम साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक बार बस ये कंप्लीट कर दे, है ना, फिर वापस से सब देखते हैं, प्रोफेस मेटाफेस ये सब। ठीक है, तो अब प्रोफेस तो हो गया। प्रोफेस के बाद कौन सा स्टेज आता है, प्रोफेस के बाद आता है हमारा थर्ड, बोले तो कौन सा, थर्ड आता है एनाफेस। कौन सा फेस, एनाफेस, ठीक है। तो अब एनाफेस की बात करते हैं। तो एनाफेस में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम की क्या हो रही है, समझिए क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। क्रोमोसोम की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। हाँ, यहाँ पे जो है स्पिंडल, जो स्पिंडल फाइबर है, जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच है किससे, टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से तो अटैच होता है। फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, समझिए क्या है, सेल है। ये मेरा सेंट्रोमियर है, यहाँ से क्या आ रही है, स्पिंडल फाइबर्स आ रही है। क्या आ रही है, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, ऐसे स्प्लिट होता है। देखो ऐसे ऐसे स्प्लिट होता है ना। तो ऐसे स्प्लिट होते हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो अब देख ऐसे स्प्लिट हो रहा है, क्या अटैच है, काइनेटोकोर अटैच है ना। तो ऐसे स्प्लिट हो रहा है तो काइनेटोकोर की क्या हो रही है, शॉर्टनिंग हो रही है ना। क्या हो रही है, शॉर्टनिंग, यस, शॉर्टनिंग हो रही है। और ये आगे कौन जा रहा है, आगे कौन जा रहा है, लीडिंग कौन कर रहा है, तो सेंट्रोमियर। लीडिंग आगे कौन जा रहा है, सेंट्रोमियर। और इसके जो टेल्स है, वो क्या कर रही है, ट्रेलिंग टेल्स, ठीक है। और इसमें जो है क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। और इक्वेटोरियल प्लेट से क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, अलग जा रहे हैं। और ये बेस्ट स्टेज है, ये क्या है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी द shape of क्रोमोसोम। कौन से शेप होती है, वी शेप होती है, एल शेप होती है, जे शेप होती है, आई शेप होती है। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। तो बेस्ट स्टेज है ये टू स्टडी द शेप। फिर आते हैं हम लास्ट स्टेज में जिसका नाम है टीलोफेज। क्या नाम है, फेज का नाम है टीलोफेज। क्या नाम है, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो प्रोफेज में हुआ था ना उसका उल्टा, रिवर्स
रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस या गोल्जी सबके सब वापस आ जाते हैं रीफॉर्म। ठीक है, वापस आ जाते हैं सब रीअपियर। रीफॉर्म बोल या रीअपियर बोल एक ही बात है। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, इसमें स्पिंडल फाइबर गुम हो गया। हाँ, स्पिंडल फाइबर, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये ऐसा, इसके अंदर हमारे दो, ये एक, ये दो, इसके अंदर कैसे प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसा है ना, कैसा प्रेजेंट है, ऐसा। और इसकी क्या कंडीशन है, 46 2N 2C। इसकी भी कंडीशन है 46 2N 2C। पूरे सेल की कोई पूछेगा तो 4N 4C, 2N 4C। ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है। फिर आता है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। ठीक है, क्रोमोसोम एट पोल, क्रोमोसोम एट पोल। फिर कंडेंसेशन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन, अनकॉइलिंग। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्न इनटू क्रोमैटिन, और indistinguished shape, ठीक है। तो ये काम है किसका, टेलोफेज का। अब क्या लगता है, मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, बस बाय बाय बोल के चला जाऊंगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। अब फिर से एक बार सब देखते हैं, सब फेजेस को देखते हैं। ठीक है, फिर से सब फेजेस को एक और बार देखते हैं, स्टार्टिंग से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, प्रोफेज से। तो देखो, अब बहुत मज़ा आएगा, है ना। अब एक बार देख लिया, अब फिर से एक और बार देखते हैं। तो प्रोफेज में दो, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। प्रोफेज में कितना, लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। ठीक है, फिर अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज ये एक बिगिनिंग है, जहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। क्या होगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। क्या होगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट डिस्टेंस, जो एंड्स है क्रोमोसोम के वो डिस्टेंस नहीं है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ऐसा। तो एंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट डिस्टेंस, ऐसा बॉल बना लेगा, ऐसे वूल, बॉल ऑफ वूल, ऐसा पूरा गुच्छा ऐसे, बॉल ऑफ वूल इस टाइप का बना रहेगा, बॉल ऑफ वूल। ठीक है, सेंट्रोमियर्स मूव टू अपोजिट पोल। अब ये जो है सेंट्रोसोम, ये जो सेंट्रोसोम्स है, ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल में मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, रे विल स्टार्ट कमिंग, फिर वहां से रेस आएगी, जो सेंट्रोसोम था ना, वहां से रेस आना स्टार्ट आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर रेस बोलते हैं। और पूरा साथ में मिलकर क्या बना देता है, माइटोटिक apparatus बना देता है। फिर लेट प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल। लेट प्रोफेज में जो सेंट्रियोल थे वो अपोजिट पोल में मूव कर गए। ठीक है, हाँ। और
स्पिंडल फाइबर बन गई, स्पिंडल फाइबर बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी, ये सब क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। फिर बात करते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और एनवेलप का। क्रोमोसोम कहाँ पे होंगे, देखो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। फिर क्रोमोसोम को अरेंज कर देंगे एट अ सेंटर, क्या कर लेंगे, क्रोमोसोम को अरेंज कर लेंगे एट सेंटर, एट इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेसिक प्लेट। और इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्ट कंडेंस होते हैं और मोस्ट थिक रहते हैं। ठीक है, अरेंज हो गए दोनों क्रोमोसोम मेरे मेटाफेसिक प्लेट में। ऊपर सेंट्रोल से क्या आ गया, स्पिंडल फाइबर आ गई। स्पिंडल फाइबर किधर अटैच होगी, काइनेटोकोर में। कहाँ पे अटैच होगी, काइनेटोकोर में। और इस स्टेज में मोस्ट कंडेंस और मोस्ट थिक रहते हैं क्या, क्रोमोसोम। और ये जो मेटाफेज है ना, ये बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी। क्या है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। और टोटल नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने होते हैं, तो 92 स्पिंडल फाइबर्स होते हैं टोटल, क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। हर एक क्रोमोसोम से दो दो स्पिंडल फाइबर, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, तो 92 हो गए ना, यस। फिर बात करते हैं किसकी, एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ पे होता है, काइनेटोकोर में। जब उसकी स्प्लिटिंग होती है, ऐसे ऐसे जाता है, तो क्या होता है, शॉर्टनिंग होती है। क्या होती है, शॉर्टनिंग। क्या होती है, शॉर्टनिंग होती है किसकी, काइनेटोकोर की, है ना। तो सबसे पहले आगे आगे कौन जाता है, सेंट्रोमियर। जो ये सेंट्रोमियर है वो आगे आगे जाएगा और टेल जैसे, मतलब ऐसे जाएगा, देखो ऐसे ऐसे, मैं दिखाता हूँ, देखो देखो ऐसे, दिख रहा है ना, देखो ऐसे समझो, कोई इधर मेरे को पीछे से ऐसे खींच रहा है। क्या कर रहा है, कोई ऐसे पीछे से मेरे को खींच रहा है ना। समझो ऐसा क्रोमोसोम है, मेरे को ऐसे खींच रहा है, तो ये जो है ये क्रोमेटिड्स है, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसी कंडीशन है। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन है। तो इसके लिए बोल रहे हैं किसकी लीडिंग हो रही है, सेंट्रोमियर की लीडिंग हो रही है। और टेल्स कैसे, ट्रेलिंग बैक। क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। जो इक्वेटोरियल प्लेट थी वहां से, इक्वेटोरियल समझो इक्वेटोरियल प्लेट है, यहाँ से क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, ऐसे दूर 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 जा रहे हैं। और ये जो एनाफेज है ना, ये बेस्ट स्टेज है। क्या है, बेस्ट स्टेज है टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, VLJI ये सब शेप होते हैं क्रोमोसोम की, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, सेल वाले में। फिर लास्ट आ गया टीलोफेज। ये जो प्रोफेज में हुआ ना, उसका उल्टा होएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी, वहां पे सब चले गए थे, यहाँ पे सब आ गए। यहाँ पे भी 4 and 4 की कंडीशन है। और क्या होता है इसमें, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं, कहाँ पे दिख रहे हैं, सेल में नहीं ना। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, क्रोमोसोम अपने अपने पोल पे चले गए। डी कंडेंजे, और क्या होगा यहाँ पे, डी कंडेंजेशन। वहाँ पे क्या हो रहा था, कंडेंजेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डी कंडेंजेशन हो रहा है और अनकॉइलिंग हो रहा है। इसके लिए बोल रहे हैं ना कि रिवर्स है उसका, टर्न इनटू क्रोमेटिन इन डिस्टिंक्ट शेप। यहाँ पे कोई शेप नहीं है, इन डिस्टिंक्ट शेप। ठीक है, तो ये हमने किया माइटोसिस, प्रोफेज कर लिया, मेटाफेज कर लिया, एनाफेज कर लिया, टीलोफेज कर लिया। कल हम करेंगे क्या, साइटोकाइनेसिस। क्या करेंगे कल, साइटोकाइनेसिस। आर्काइरोकाइनेसिस कर लिया, कल साइटोकाइनेसिस करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस करेंगे। कल देखो मैं कल का बता देता हूँ, कल साइटोकाइनेसिस करेंगे और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कर लेंगे और मियोसिस भी कर लेंगे। ठीक है, हाँ नहीं, मियोसिस नहीं करेंगे कल, सिर्फ साइटोकाइनेसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। फिर एक कंप्लीट लेक्चर आएगा जिसमें हम पूरा मियोसिस करके खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आई होप यू कि तुमको समझ में आ रहेगा ये आज का पूरा आज का ये लेक्चर। माइटोसिस हमने कर लिया, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, इतना मस्त समझाया। होप यू अंडरस्टैंड। अब तुमको क्या करना है, बस एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, बस। मिलते हैं कल के लेक्चर में। जो भी नोट्स है लिख के करें, लिख के किया है सब कुछ आज, तो तुम भी मेरे साथ नोट्स बनाते चलो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस लेक्चर एज यू कैन। ओके, मिलते हैं जल्दी से कल के लेक्चर में। बाय बाय।